जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में हम आपको बताएंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की जो क्रांति थी, इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे 1857 की क्रांति हुई क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी। 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हो गई, ये इतनी बड़ी क्रांति थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला के रख दिया। वो इसके पीछे क्या कारण रही, ये क्रांति सफल नहीं हो सकी, ये जो क्रांति हुई क्यों हुई और ये सफल क्यों नहीं हुई, इसके पीछे क्या रीजन थे, उन सभी रीजनों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कारणों पे चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था। तो जब हम कारणों की बात करेंगे तो हम पीछे देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। जब हम इस पर चर्चा करेंगे देखते हैं कि इसके जो कारण थे, कारणों में क्या था कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि और मंदिर मस्जिद इत्यादि पर टैक्सों का बढ़ा देना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन पे टैक्स बढ़ा दिया गया। और एक और जो इसका कारण था वो ये था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। जो ब्रिटिश जो यहाँ पर इंडिया में आकर रहे बसे थे, जो यहाँ पर रहते थे, वो ईसाई धर्म के थे और वो यहाँ पर इंडिया में आके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये भी उसका एक कारण था। तो सबसे पहले हम जो इसका कारण देखते हैं कि बेलेजली की सहायक संधि। सहायक संधि थी क्या? जो बेलेजली की सहायक संधि थी, लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी, वेलेजली की जो सहायक संधि थी, सहायक संधि थी क्या? होता क्या था कि जैसे दो राज्य हैं और दोनों राज्यों में अलग अलग जो राजा हैं, राजा क्या करते थे कि कभी कभी होता है ना कि जो पड़ोस का जो राजा होता है उसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो वेलेजली क्या करता था, वो ये देखता था कि ये जो राजा है, इस राज्य का जो राजा है, मान लीजिए सर ये दो हमारे पास राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, इसमें भी एक राजा है, इस राज्य का भी एक राजा है। और वेलेजली देखता था कि इस राजा के साथ अच्छी दोस्ती नहीं है, इसकी राजा के साथ बनती नहीं है, इन दोनों में टकरार है, लड़ाई होती रहती है। तो वेलेजली अपनी एक सेना रखता था। वो इस राजा के पास गया, पहले राजा के पास गया, उससे ये कहा कि ऐसा करो, तुम हमारी सेना ले लो और जो पास वाला राजा है उसके साथ अगर कभी मतभेद होंगे तो हमारी जो सेना है तो वो आपका सहयोग करेगी, मेरी सेना के माध्यम से आप उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। तो और तुम्हें अपनी सेना रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सहायक संधि थी। ये सहायक संधि जो थी वो एक चाल थी। वो ये कहता था कि तुम हमारी सेना ले लो, तुम्हें सेना रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें खर्च उठाने की जरूरत नहीं, तुम हमें एक काम किया करना, तुम हमें इतना पैसा दे दिया करना, उससे क्या होगा कि हम उस सेना का भरण पोषण करते रहेंगे और तुम्हें सेना रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब होगा क्या, अगर भविष्य में इस राजा के साथ लड़ाई भी हो गई तो वो सेना जो आएगी वो वेलेजली की आएगी। लॉर्ड वेलेजली अपनी सेना भेजेगा और फिर वो इस राजा के साथ लड़ाई करेगा। अब उसके साथ इसके साथ संधि कर ली तो इस राजा को वेलेजली की बात माननी पड़ेगी। जब इस राजा को वेलेजली की बात माननी पड़ेगी, जब ये राजा इसकी बात मानेगा और इसके पास खुद की सेना है नहीं और वो इस राजा के पास लड़ाई करने के लिए गया, जब इसके पास उसने लड़ाई इसके साथ उसकी लड़ाई हो गई तो इसने इस पर भी कब्जा कर लिया। अब ये तो पहले से ही उसके सपोर्ट में था और उसने कब्जा कर लिया, इस वाले राज्य को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। और आगे चलकर जब सेना हमारे पास नहीं थी तो राजा जो वेलेजली था वो अपनी तरीके से वहां के राजा को हैंडल करना चाहता था। ये थी सहायक संधि। और डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या थी? लॉर्ड डलहौजी जो इसके पीछे का जो कारण था उसमें एक लॉर्ड डलहौजी था। उसकी जो थी लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति में क्या था कि जैसे किसी राजा का कोई पुत्र नहीं हुआ, जब किसी राजा का पुत्र नहीं हुआ तो उसने ये कहा कि जिस भी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो वो जो राज्य है वो किसी भी दत्तक अपने दूसरे उस जो राजा है ना, तो वो किसी और अन्य लड़के को किसी को भी वो राज्य का प्रशासन सौंप नहीं सकता है और वो जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार के अंडर कस्टडी में आ जाएगा। ये थी सर लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ये भी इसका एक कारण था। और क्या एक कारण था? कारण ये भी था कि सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया था। मंदिर जो मस्जिद थे, और देखो ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिश ईसाई थे और इंडिया में जो लोग थे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे। ईसाई की इतनी ज्यादा मात्रा यहाँ पर लोग ईसाई धर्म के रहते नहीं थे। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम
दो ही कम्युनिटी के लोग रहते थे, और जब मंदिरों और मस्जिदों पे यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर इतना टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, वो उस टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे। ये भी एक कारण था। एक कारण ये था कि वो ईसाई धर्म को यहाँ पर प्रचार करना चाह रहा था। वो क्या करता था कि यहाँ पर जो यहाँ की महिलाएं होती थी, तो ब्रिटिश लोगों से ये कहता कि इनके साथ शादी कर लो, और यहाँ पर क्या होगा, अपना एक धर्म स्थापित करते जा रहा था। ये भी एक कारण था। जब यहाँ के किसी महिला के साथ शादी हो जाएगी, फिर क्या होगा, जब किसी महिला के साथ शादी हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि हम उस महिला की जिसके साथ शादी हो उसके साथ हम बदसलूकी करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर तो हमारा वो रिलेटिव हो गया ना। ये भी एक कारण था। तो इस तरीके से वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। पर इतना सब कुछ हो रहा था, तब तक तो 1857 की क्रांति नहीं हुई। फिर ऐसा क्या हो गया कि एकदम से 1857 की क्रांति जो इतने बड़े स्तर पे हुई कि जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला के रख दिया। उस समय क्या हुआ कि 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण बना जाके वो ये था कि चर्बी वाले कारतूस, जो उसका तत्कालिक जो कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे। और चर्बी वाले कारतूस थे वो राइफल जो नई आई थी, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर जो नई राइफल आई थी, न्यू इनफील्ड राइफल जिसे बोलते थे। पहले जो यहाँ पर राइफल जो चलती थी वो ब्राउन बेस राइफल थी। एक नई राइफल ब्रिटिश यहाँ पर लेके आए, उसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। और जो न्यू इनफील्ड राइफल जो थी, उसमें जो कारतूस पड़ते थे वो गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए होते थे। और उन कारतूसों को उसमें डालने से पहले उनको मुंह से खुलना पड़ता था। देखो, गाय हिंदू धर्म से संबंध रखती है, उसी प्रकार जो सुअर है वो बताते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको गंदा मानते हैं। ये तो नहीं पता सर गंदा मानते क्या है, पर वो कहीं ना कहीं रिलेशन रखता है उनसे, उनके साथ। तो वो दोनों ही धर्मों को नष्ट कर रहे थे एक तरीके से, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ईसाई धर्म का। ये भी एक कारण, तो ये तत्कालिक कारण हो गया। जब नई इनफील्ड राइफल आई तो बंगाल के एक सिपाही थे, बंगाल में जो एक सिपाही थे उनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे जो नाम था, तो 29 मार्च का दिन था, 1857 29 मार्च का दिन था। उन्होंने जो नई राइफल आई उसमें पड़ने वाले कारतूस जो थे, उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इसमें राइफल में जो कारतूस पड़ते हैं, हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब उन्होंने मना कर दिया, गाय और सुअर के जो चर्बी के बने हुए कारतूस जो थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उनके जो ऑफिसर थे उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर बनाया, तो उन्होंने उन ऑफिसरों को गोली से मार दिया, उनको मार दिया मंगल पांडे ने। उनके द्वारा जो ऑफिसर मारे गए थे उनमें ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट वाघ, और जो दूसरा जो था मेजर सर्जेंट था। उन दोनों ऑफिसरों को उन्होंने मार दिया। जब मार दिया और मारने के बाद उनको पकड़ लिया गया, मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, और मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। 8 अप्रैल को उनको क्या हुआ, उनको फांसी दे दी गई। देखो, पहला जो हमारे पास घटना जो हमारे पास हुई थी वो कब हुई थी सर? 29 मार्च को। 29 मार्च को उन्होंने गाय और सुअर के जो चर्बी के जो कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। और मार्च के बाद अप्रैल में जाके उन्होंने 8 अप्रैल को क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जब ये खबर, देखो सर, कोई भी घटना हो जाए और जब उस घटना के बारे में आगे जनता को पता चलता है, यहाँ के लोगों को पता चलता है कि फला फला गांव में ऐसी घटना हो गई कि वहां पर एक सिपाही था, उसने क्या किया कि ऐसे चर्बी वाले जो कारतूस यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो लेके आई थी उनका प्रयोग करने से मना कर दिया, और उसने अपने ऑफिसरों को भी मार दिया। तो यहाँ के जो युवा होते हैं, जो उनके अंदर एक जोश सा पैदा हो गया। जब ये खबर अगली बटालियन अगली जगह पहुंची, जब ये खबर उत्तर भारत की तरफ मूव हुई, बंगाल से उत्तर भारत की तरफ पहुंची, उत्तर भारत में जब ये खबर धीरे धीरे पहुंची तो जगह पड़ती है हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मेरठ। मेरठ में क्या हुआ, मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने भी इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। वो सर जो घटना थी वो सर थी 10 मई की। हम इन घटनाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। वो जो घटना थी वो सर 10 मई की थी। 10 मई को इन सिपाहियों ने क्या किया कि इस चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उन सैनिकों को
कुछ को बंदी बनाने की कोशिश की गई तो उन सैनिकों ने विद्रोह से कर दिया। विद्रोह से करते हुए ये लोग दिल्ली की तरफ कूच करते हुए निकल दिए। 11 की रात्रि को यहां से निकलते हुए और रास्ते में ये कत्लेआम मचाते हुए जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं। सर उससे थोड़ा पीछे लौटते हैं तो मंगल पांडे के बारे में हम आपको बता दें। मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री। सर नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है, इन्फेंट्री का मतलब होता है सर जो पैदल सैनिक करते हैं वो होते हैं, जो पैदल सैनिक होते हैं वो कहलाते हैं सर इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे जो सिपाही थे वो 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और जो इसे सर सैनिक विद्रोह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि मंगल पांडे ही एक ऐसे सैनिक थे, मंगल पांडे जो सैनिक थे इन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। और ये जो आंदोलन था वो सैनिकों के द्वारा ही किया गया था। 1857 की जो क्रांति थी वो सैनिकों के द्वारा ही की गई थी, इसी कारण से सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो 10 मई को जब ये खबर वहां के जो मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने भी इनका प्रयोग करने से मना कर दिया और वो कूच करते हुए दिल्ली की तरफ मूव होना स्टार्ट हुए। 11 मई को वो रात्रि में यहाँ से निकलते हुए मेरठ से जाते हुए, मेरठ से दिल्ली का जो रास्ता है वो वही करीब 70 से 80 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। तो दिल्ली जब ये दिल्ली पहुंचे 12 तारीख को जाकर इन्होंने 11 को निकलते हुए 11 मई को निकलते हुए इन्होंने 12 को जब ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर देखो उस टाइम पे जो शासन हुआ करता था हमारे देश में, वो यहाँ पर जो शासन था वो मोहम्मदन शासन था, मुस्लिम शासक थे यहाँ पर। तो मुस्लिम शासकों में यहाँ पर जो शासक थे वो बहादुर शाह जफर यहाँ के शासक हुआ करते थे। 12 तारीख को जाकर इन्होंने जो सिपाही थे इन्होंने बहादुर शाह जफर को दोबारा से अपना क्रांतिकारी जो लीडर था घोषित कर दिया जाके। जब मंगल पांडे की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद जो मेरठ के सिपाही थे इन्होंने जाके वहां पर पहुंच के दिल्ली में अपने बूढ़े वाड़े, बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे जाके अपनी क्रांति का नेता घोषित कर दिया। ये थी क्रांति की शुरुआत थी 1857 की क्रांति। देखो कार्ड मैंने आपको बताए थे, बेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की राज्य बनी थी और चर्बी वाले कारतूस, ये तत्कालिक कार्ड था। तत्कालिक कार्ड के साथ साथ फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये विद्रोह आगे को बढ़ा। 10 मई को क्या हुआ कि मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। फिर ये दिल्ली की तरफ मूव हुए और रास्ते में जो भी इनका विरोध करता उसको कत्लेआम मचाते हुए चले जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, विद्रोह की पर इतना सब कुछ हो गया पर ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब इतना बड़े स्तर पर विद्रोह हो रहा है फिर भी ये विद्रोह सफल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसके सफल ना होने के पीछे कारण क्या थे कि देखो ये सैनिक ही विद्रोह को बना रहे थे। जहां ये मेरठ वाले जो सैनिक थे ये सैनिक विद्रोह को बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस का असफल होने के जो कारण थे वो सैनिक ही थे। सबसे पहला जो रीजन था वो सैनिक ही थे। गोरखा जो सैनिक थे वो इस विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे, विद्रोह को दबा रहे थे। और दूसरा जो हमारे पास कारण था कि एकता नहीं बन रही थी, ये भी एक हमारे पास कारण था। और आधुनिक हथियारों की कमी थी। ब्रिटिश सरकार के पास राइफल हुआ करती थी, हमारे पास इन हथियारों की कमी के कारण ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया, ये भी एक इसका कारण था। तो जब 1857 का इतना बड़ा विद्रोह हो गया, विद्रोह जब हुआ 1857 का विद्रोह होने के बाद ये विद्रोह असफल हो गया। असफल होने के कारण 1857 का जो विद्रोह असफल हो गया, असफल होने के जो कारण थे हमारे पास, उसमें क्या हुआ कि इसमें सैनिक जो गुटबंदियां थी, जैसे क्या हुआ कि यहाँ के सैनिक विद्रोह, अब इनके पास एक गुटबंद ऐसा नहीं था कि कोई यहाँ पर जैसे मेरठ के जैसे सैनिक जब यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं तो एक कोई इनका ऐसा लीडर हो जो ये कहे कि अब यहाँ पर हमने इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया है, तो यहाँ पर जो कब्जा हमने कर रखा है तो यहाँ पर इस क्षेत्र को देख रेख करने के लिए यहाँ पर कोई बना रहे। जब ये इनका कोई केंद्रीकरण ही नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव कह सकते हैं हम इसे, हम एक सरल सी भाषा में कहें तो हम इसे केंद्रीय नेतृत्व का अभाव कहेंगे। ये भी केंद्रीय नेतृत्व का अभाव इसका प्रमुख कारण था। और गोरखा जो सैनिक थे, वहीं ये मेरठ के सिपाही जो सैनिक थे वो क्या हुआ कि इसको सपोर्ट कर रहे थे। मेरठ के सैनिक इस आंदोलन को बढ़ा रहे थे और उसी वहीं पर गोरखा जो सिपाही थे वो इस आंदोलन को दबाने का काम कर रहे थे। ये इसके असफल होने के कारण थे। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आंदोलन के कारण हमने आपको बता दिए, आंदोलन सफल क्यों नहीं हो पाया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद परिणाम क्या निकले,
परिणाम क्या निकले? परिणाम इस आंदोलन को सफल, जब ये आंदोलन सफल नहीं हुआ फिर इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि अब जो सैनिक भर्ती हुआ करती थी, तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार आयोजित हुआ और उसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा और उसमें ये कहा गया कि जो भी अब भर्ती हुआ करेंगी वो पहले जो भर्ती हुआ करती थी वो इस तरीके से होती थी, 1 नेटिव इन्फेंट्री, 2 नेटिव इन्फेंट्री, 3 नेटिव इन्फेंट्री, इस तरीके से। ऐसे ही तो थे मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही, तो वो इस तरीके से भर्ती नहीं होती थी। फिर इन्होंने इन सैनिकों को अलग अलग तरीके से भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, गोरखाओं को श्रेष्ठ बता दिया क्योंकि गोरखाओं ने इनका सपोर्ट किया, इसलिए गोरखा श्रेष्ठ हो गई। जब गोरखा श्रेष्ठ हो गई, इन गोरखाओं ने इसको सपोर्ट किया, इसलिए गोरखा श्रेष्ठ हो गई। आज भी हमारे देश में आज हम जो देखते हैं, पहले जो सिस्टम हुआ करता था 1 नेटिव इन्फेंट्री, 2 नेटिव इन्फेंट्री, इस तरीके से सैनिक भर्ती हुआ कर इस तरीके से इन्फेंट्री हुआ करती थी। फिर 1857 की क्रांति के बाद इनका सिस्टम चेंज हो गया। अब हम आपको अब जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है राजपूत इन्फेंट्री पंजाब, राजपूताना पंजाब, सिख सिखलाई रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, फला रेजिमेंट, इस तरीके से रेजिमेंट हमें आपको देखने को मिलती है। ये तब से ही चली आ रही है। पहले तो ये 1 2 3 इस तरीके से हुआ करती थी। 1857 का विद्रोह जब हो गया उसके बाद ये इन्फेंट्रियां चेंज हो गई, इनका नाम चेंज हो गया। अब जो भर्ती हुआ करती हैं वो भर्ती होती हैं सर इस तरीके से, गोरखा रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, इस तरीके से ये भर्तियां होती हैं। ये तभी से बदला हुआ है। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि जो भर्तियां हैं कि राजपूत ये हैं कि इनको वो मिलना चाहिए, इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये सर उसी टाइम से सिस्टम चला आ रहा है। सरकार ने इस सिस्टम को आज भी नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये 1857 के टाइम से ही चला आ रहा है इसमें। और दूसरा इसका जो परिणाम हमें देखने को मिला वो ब्रिटिश साम्राज्य के यहाँ पर, मुगल जो साम्राज्य था, ब्रिटिश के यहाँ पर मुगलों के जो दरवाजे थे वो सदा सदा के लिए बंद हो गए। तो इस तरीके से 1857 का जो कार्ड था, कार्डों में तत्कालिक कार्डों के बाद ये जो आंदोलन हुआ, इसका हमें सफल क्यों नहीं हो पाया वो बताया मैंने आपको, सफल ना हो पाने के कारण बताए मैंने। फिर इस विद्रोह के परिणाम क्या निकले, परिणाम हमारे पास जो निकले वो मैंने आपको बताए। इस तरीके से कुछ 1857 की क्रांति का अंत हुआ। जय हिंद।